भारत। वन नेशन वन इलेक्शन। हमको क्या मिलेगा? 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन। Means all elections would be held simultaneously. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में एक संज्ञा भरा शब्द वन कंट्री वन इलेक्शन बड़े जोरों से चर्चा पर है। राजनीतिक कॉरिडोरों में बड़ी हलचल है। कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, कुछ पार्टियां इसके विरोध में हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है मूलतः और क्यों इसका समर्थन या विरोध किया जा सकता है। जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, और उनसे कहा गया है कि क्या जांच कर बताएं कि वन कंट्री वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है, क्या ये हो पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं इसके लाभ और नुकसान, फायदे, प्रासंगिकता को समझने की और इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की, क्योंकि जैसा कि देखने में आ रहा है कुछ दिन से, जो पार्टियां सत्ता में हैं और उनके गठबंधन दल वे इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, वही विपक्ष में बैठे सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शोर में। इसके पहले जो मैंने अपने चैनल का पहला वीडियो बनाया था भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर था, जिस वीडियो का नाम था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 इंडियाज रोड टू ग्लोरी। उसे देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। वर्ल्ड कप के बारे में बहुत रोचक तथ्य दिए गए हैं। पर आज हम बात करेंगे वन कंट्री वन इलेक्शन की। कुछ समय से बहुत ज़ोर से चर्चा में, प्रासंगिकता जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पक्ष या विपक्ष इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से कुछ परसेप्शन या मनोभाव से कैद हुए हैं। हम सभी भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। हमें पता है 1947 15 अगस्त के दिन भारत को आज़ादी मिली और भारत में एक सरकार केंद्र में आकर बैठी। परंतु ये हम सभी जानते कि 15 अगस्त 1947 को जो सरकार केंद्र में आकर बैठी वह भारतीयों द्वारा वोट देकर नहीं बनाई गई थी। तो भारत में पहली बार ऐसे इलेक्शंस जब लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं 1952 में हुए, और 1952 में जब पहली बार ऐसे चुनाव या इलेक्शन होते हैं तभी हमें वन कंट्री वन इलेक्शन देखने को मिल जाता है। जी हां, भारतीय राजनीति में पहले दिन से ही कोशिश की गई थी इस चीज की कि एक देश एक चुनाव हो पाए। उस समय भारत में केंद्र के चुनाव और राज्यों में विधानसभा के चुनाव 1952 में साथ में किए गए। उसके 5 वर्ष बाद 1957 में भी यह प्रक्रिया दोहराई गई और एक देश एक चुनाव को हमने देखा साकार होते हुए। यह उस समय लोकतंत्र में एक सपना था और हमारे देश को जो बहुत ही नया था, नया नया आज़ाद हुआ था, वह इसे सकारात्मक रूप लेता हुआ देख रहा था। इसके बाद आते हैं 1962 के इलेक्शन। तब भी भारत में केंद्र के सरकार के चुनाव और राज्यों के विधानसभा के चुनाव साथ में हुए। 1967 में भी यह प्रक्रिया दोहराई गई, परंतु 1967 के बाद कुछ दिक्कतों का सामना हमारे राजनेताओं को करना पड़ा। राज्यों में और केंद्र में बैठी सरकारों ने पुनर्गठन आयोग बनाए, कुछ नए राज्यों का जन्म हुआ, साथ ही कुछ राज्यों में आंतरिक अशांति के कारण भारत की केंद्र सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। हमें पता है इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य सरकार का जो दखल होता है वह प्रशासनिक व्यवस्था से हट जाता है। तो जब भारतीय संविधान के अनुसार उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी हटाई गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग को वहां पर इलेक्शन कराकर नई सरकार का गठन करवाना था। इसलिए यह पहली बार हुआ 68 से लेकर 1971 तक, जब 7 अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए अलग अलग समय पर, और यह वह चुनाव नहीं थे जब 1952 या 57, 62 या 67 केंद्र की सरकार के साथ ये चुनाव कराए गए हों। तो अब हम देख रहे हैं कि एक चुनाव और एक देश का जो सपना हमने देखा था, जिस तरफ हम बढ़ रहे थे लगातार 20 सालों में कोशिश हुई, वह धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा था।
ये हमारा आदर्श था, ये सही बात है। और समय समय पर अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं ने, अलग अलग समय पर राजनेताओं ने कोशिश करी कि इसको भारतीय राजनीति में दोबारा अपना लिया जाए। धीरे धीरे यह प्रक्रिया कमज़ोर होती गई। एक देश एक चुनाव की बात जो हमारा सपना थी, और पहले दिन से भारतीय स्वतंत्र एक नए देश ने कोशिश की थी, वह धूमिल होता जा रहा था। परंतु हमने इसके बारे में कोशिश करनी, तैयारी करनी, यह सपना देखना बंद नहीं किया। 1983 में चुनाव आयोग ने फिर से इसका प्रस्ताव रखा और कहा कि लोकसभा, राज्य की विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाने पर बार बार चुनाव किए जाने की फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी और चुनाव पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में विधानसभा और लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों द्वारा पैसा खर्च किया जाता है प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। वो जो भी हमसे वादे करते हैं उनको हम तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, मीडिया द्वारा, प्रचार द्वारा। इस प्रयास में एक बड़ी संख्या में पैसा खर्च होता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी चाहते थे। 1991 में लोकसभा में उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि उस समय यह संभव हो नहीं पाया, परंतु उनका संकल्प था कि हम इसे दोबारा करा पाएं। 2017 में नीति आयोग ने एक दस्तावेज पेश किया जिसका नाम था इलेक्शन टाइम टेबल, जिसमें उन्होंने वन कंट्री वन इलेक्शन की संभावना और प्रासंगिकता पर विस्तार से बताया। जैसा हमें पता है, हाल ही में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर चुके हैं जो भारत में वन कंट्री वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के बारे में विचार करेगी और उसे किस तरह भारतीय राजपटल पर संभव किया जाए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। कुछ ही समय पहले प्रशांत किशोर, जो एक बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं भारतीय राजनीति में, उनका ट्विटर पर कथन आया था। उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। आखिरी लोकसभा इलेक्शंस जो भारत में हुए थे 2019 में, हमें पता है यह तब तक दुनिया के सबसे ज्यादा खर्चे वाले इलेक्शन थे। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। निश्चित रूप से एक बड़ी धनराशि है, बहुत बड़ी धनराशि है, हमें सुनने में भी लगता है, पर हमें इस धन की प्रासंगिकता को जानना पड़ेगा कि लगभग रेवेन्यू कलेक्शन हो कितना रहा है, कितना है सरकार के पास। हम हाल ही में अप्रैल 2023 में फाइनेंस कमिटी द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2023 में, सिर्फ अप्रैल 2023 में जो जीएसटी का कलेक्शन था वो 1.67 लाख करोड़ था। यानी कि इस इलेक्शन के 55,000 करोड़ के खर्चे से लगभग तिगुना, यानी एक माह के जीएसटी कलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। हम 10 दिन के जीएसटी कलेक्शन में जो धन इकट्ठा करते हैं उससे हमने 2019 का इलेक्शन कर लिया था, जो आज तक का सबसे महंगा इलेक्शन था। तो निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव की बात इसलिए नहीं हो रही है कि हम धन को बचा पाएं, इसमें और भी कई चीजें शामिल होंगी। जो मैं समझ पाया, इलेक्शंस हमारे सोशल फैब्रिक को, सामाजिक ताने बाने को चैलेंज करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ चुनाव का समय होता है तो कई बार कई राजनीतिक दलों द्वारा, कई पार्टियों द्वारा, कई पार्टियों के समर्थकों द्वारा इस तरह की बातें की जाती हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी भाषा को लेकर, कभी क्षेत्रवाद को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी राष्ट्र को लेकर, कभी पड़ोसी मुल्कों को लेकर, कि हमारे समाज में फूट पैदा होने की संभावना बनाती है। और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे देश में रहें जहां ये किसी भी रूप में संभव हो पाए, क्योंकि जितना हम समझ पाए तो हम तो मेहमानों को भी वसुदेव कुटुंब मान लेते हैं। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया और G20 सम्मेलन अभी तक के जिस तरह भी किए गए थे उससे यह ज्यादा बड़ा दिखाई दिया।
और सिर्फ बड़ा दिखाई नहीं दिया। भारतीय केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा। हमने कुछ ऐसी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर दी जो कोई सोच भी नहीं रहा था। हमने जो कॉमन एजेंडा पर रूस और यूक्रेन पर साइन करा लिए वो संभव ही नहीं था। दोनों ने उस पर लिखित में दे दिया कि वॉर जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हमारा दुश्मन देश जो हमारी विदेश नीति को लगातार प्रभावित करता है, चीन, वह देखता ही रह गया। किसी को नहीं लग रहा था कॉमन एजेंडे पर रूस, यूक्रेन, भारत, अमेरिका सब साथ में साइन कर देंगे, परंतु भारत करवा पाया। सम्मेलन के पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि सब अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करके चले जाएंगे, परंतु यह होना बहुत ही सुखद था। इसकी संभावना नहीं लग रही थी, परंतु भारतीय राजनीति में और विदेश नीति में यह एक बड़ी विजय थी। हमने कुछ पहलुओं पर गौर किया, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, समय बचाने की कोशिश, कई पक्षों को देखा, तो हम देखते हैं कि क्या ये और कहीं सफल हो पाया है। हमने शुरू में ही देखा भारतीय राजनीति में इसकी कोशिश की गई, परंतु इतने बड़े देश में जहां इतने सारे राज्य हैं, लगभग 150 करोड़ की आबादी है, यह आसान नहीं था इसे हमेशा के लिए बने रहना। निश्चित रूप से यह विफलता नहीं थी, परंतु हमने अपनी गलतियों से सीखा और कोशिश की कि आगे हम भारतीय राजनीति में चुनाव को और बेहतर रूप से करा पाएं। तो अगर भारत ने एक देश एक चुनाव, वन कंट्री वन इलेक्शन कर लिया, तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जहां पर यह संभव होगा। अभी तक मात्र सिर्फ 3 देश यह कर पाए, स्वीडन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका। निश्चित रूप से छोटे देश हैं। स्वीडन जहां त्रिस्तरीय चुनाव केंद्र में, राज्यों में और पंचायत यानी लोकल लेवल के जो भी चुनाव होते हैं वहां पर वह 4 साल में एक बार आयोजित कराए जाते हैं, परंतु हमें ये भूलना नहीं होगा कि स्वीडन की कुल जनसंख्या 1.04 करोड़ है। हमारी दिल्ली की जनसंख्या इससे दुगनी है। दूसरा देश है बेल्जियम, वहां पर 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और वहां भी त्रिस्तरीय चुनाव केंद्र में, राज्य में और लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जो चुनाव कराए जाते हैं एक साथ कराए जाते हैं, और वहां की पॉपुलेशन है लगभग 1.2 करोड़। तीसरा देश है साउथ अफ्रीका। राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल रही है पिछले 30 सालों में। हमने देखा है कि एक समय नेल्सन मंडेला साहब अपार्थाइड को दूर करके वहां पर राष्ट्रपति चुन लिए गए। कोशिश की गई कि चुनाव को, राजनीति को एक अच्छे स्तर पर लाया जाए। हाल ही में फिर से ऐसी ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं जो उनकी राजनीति के लिए अच्छी नहीं है, परंतु यहाँ भी त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाते हैं केंद्र, राज्य में और स्थानीय देशों में, और 5 साल में एक बार ही चुनाव होते हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ है। तो इनके एग्जाम्पल से क्या हम ये सीख सकते हैं कि हमारे देश जिसमें 150 करोड़ लोग हैं, वहाँ पर सिर्फ एक राज्य में, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सिर्फ एक राज्य के जब चुनाव कराए जाते तो वो एक दिन नहीं होता, 4 फेज 5 फेज में चुनाव होते हैं। सारे राज्यों के चुनाव अगर इकट्ठे कराने की कोशिश की गई, लोकसभा के और विधानसभा के जो अभी मूल उद्देश्य है इसका, तो किस तरह हो पाएगा। मेरी यही आशा है, कोशिश करूंगा कि इसे देख पाऊं मैं सफल होते हुए। संभावना मुझे बहुत कम दिखाई देती है, परंतु मैं चाहूंगा ये हो पाए, क्योंकि मैंने कहा था मेरा जो परसेप्शन है वो हमारे यहाँ के चुनाव हमारे सोशल फैब्रिक पर असर डालते हैं, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। जब हम मेहमानों को वसुधैव कुटुंब बनाकर स्वागत करते हैं तो हम अपने ही देश में रहने वालों को गले क्यों नहीं लगा लेते। बस इसी के साथ आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, और बने रहिए आप अपने चैनल शोर के साथ। मिलते हैं हम अगले एक नई वीडियो में। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शोर को, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।